हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और इसी सीरीज में हम लोगों ने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टॉपिक स्टार्ट किया था। आज उसका ये लास्ट वीडियो है और अभी तक हमने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले टॉपिक से इसका कॉन्सेप्चुअल वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया था और हम लोगों ने नॉन होमोजीनियस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम लोग होमोजीनियस सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये समझेंगे किस तरीके से हम लोग इनके सॉल्यूशंस को ऑब्टेन कर सकते हैं, या अगर सिस्टम का कुछ स्पेसिफिक सॉल्यूशन की बात की जा रही तो जो अननोन्स है उसमें या कुछ अगर कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं तो उनकी वैल्यूज भी हम लोग किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन नोट किए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, डिटरमाइन बी, है ना, कांस्टेंट बी की वैल्यू डिटरमाइन करनी है सच दैट दिस द होमोजीनियस सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे जो इसका राइट हैंड साइड पार्ट है यानी जो कांस्टेंट वाला पार्ट है वो जीरो है। तो ये जो होमोजीनियस सिस्टम है यहाँ पे हमें दो कंडीशन गिवन है कि ये ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है या फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है। तो होमोजीनियस वाले पार्ट में मैंने पहले ही बताया था कि होमोजीनियस वाला जो भी सिस्टम बनता है वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है, मतलब हमेशा सॉल्यूशन मिलेगा। तो अगर सॉल्यूशन मिलेगा तो या तो उसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, या फिर तो उसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये है कि नॉन जीरो सोल्यूशन, है ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब है नॉन जीरो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन का मतलब है जीरो सोल्यूशन। तो अगर होमोजीनियस सिस्टम में हमसे बोला जाए ट्रिवियल सोल्यूशन बोला जाए या फिर यूनिक सोल्यूशन बोला जाए या फिर जीरो सोल्यूशन बोला जाए, तीनों का सेम मीनिंग होगा। होमोजीनियस सिस्टम में अगर हमसे यूनिक सोल्यूशन बोला जाए, ट्रिवियल सोल्यूशन बोला जाए या जीरो सोल्यूशन बोला जाए, तीनों का सेम मीनिंग होता है। अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन बोला जाए या फिर नॉन जीरो सॉल्यूशंस की बात की जाए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात की जाए या फिर नॉन जीरो सॉल्यूशन की बात की जाए या फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात की जाए, तो इनका भी सेम मीनिंग है, ठीक है। तो ये तो सॉल्यूशंस का नेचर हम समझ गए। अब इसके बाद ये आती है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन की बात की जाए तो कैसे करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने सिस्टम को ax प्लस इक्वल टू बी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, अपने गिवन सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे ax इक्वल टू बी फॉर्म में। अगर हमारी ए मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, अगर हमारी मैट्रिक्स ए स्क्वायर फॉर्म में है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके डिटर्मिनेंट के बेस पे भी हम इसके सॉल्यूशन का नेचर बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, ए स्क्वायर एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। मतलब हमारी जो मैट्रिक्स ए है वो नॉन सिमिलर है। अगर मैट्रिक्स हमारी ए नॉन सिमिलर है देन यूनिक सोल्यूशन, देन कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन या फिर ट्रिवियल सोल्यूशन या फिर जीरो सोल्यूशन। मतलब द ओनली सोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम इज द जीरो वेक्टर, मतलब x0 y0 z0 इज द ओनली सोल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारी जीरो आती है, मतलब हमारी मैट्रिक्स ए कैसी है, सिमिलर मैट्रिक्स है, तो हमें क्या मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। तो अगर ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमारी मैट्रिक्स ए स्क्वायर फॉर्म में है तो हम इसके सॉल्यूशन का नेचर डिटर्मिनेंट की हेल्प से भी बता सकते हैं। अब डिटर्मिनेंट, अगर हमारी ये जो सिस्टम है 3x3 तक है तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना थोड़ा सा इजी होता है। पर अगर हमारा सिस्टम स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, मतलब हमारा मैट्रिक्स जो ए आती है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में आती है, मतलब स्क्वायर फॉर्म में नहीं आती है, ठीक है, या फिर मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो 3x3 से भी ज्यादा है ना, 4x4 या 5x5, तब हम लोग क्या करेंगे, अपने रैंक मेथड का यूज करेंगे। रैंक मेथड हमारा क्या कहता है कि रैंक मेथड के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे सिस्टम को हमने क्या किया, ax इज इक्वल टू बी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, फिर हमने क्या किया, रैंक ऑफ ए ऑब्टेन कर ली, ठीक है। अगर हमारी रैंक ऑफ ए जो है वो क्या आती है, इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स के आती है, नंबर ऑफ अननोन्स के आती है ना, तो कैसा सॉल्यूशन मिलेगा हमें, ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा या यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अननोन्स तो हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा,
और अगर रैंक ऑफ ए हमारी कैसी है, लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स है, नंबर ऑफ अननोन्स आ रहा है, तो हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो होमोजीनियस सिस्टम के लिए समझ के हमें क्या करना है, ठीक है, हम दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, पर जो रैंक वाला मेथड है ज्यादा कन्वीनियंट है इन कंपैरिजन टू डिटर्मिनेंट। पर कभी कभी जैसे हमें यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है ना, यहाँ पे हमें क्या करना है, कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है बी की। तो जरा समझते हैं क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने सिस्टम को ax इक्वल टू बी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब ax इक्वल टू बी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ जाएगी 2 1 4 1 1 3 2 3 एंड b। और यहाँ पे आ गया x y z इज इक्वल टू, बी तो हमारा जीरो मैट्रिक्स ही है, तो एक कॉलम बन गया जीरो, जीरोस का एक कॉलम बना लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे हम चाहे तो इसकी रैंक भी ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है, और चाहे तो हम डिटरमिनेंट मेथड भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हमें b की वैल्यू निकालनी है, कंडीशन है कि जब अगर हमारा सिस्टम ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता हो या हमारा सिस्टम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता हो। तो पहले केस के लिए फॉर ट्रिवियल सॉल्यूशन अभी मैंने डिस्कस किया था, अगर हम डिटरमिनेंट वाले पार्ट पे जाते हैं तो क्या होना चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड बी नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें 3x3 की मैट्रिक्स दी गई है, हम इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर ले, 2 1 2 1 1 3 4 3 b, और ये नॉट इक्वल टू क्या आएगा 0। अब इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना तो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है ना, ऑलमोस्ट सबको आता होगा। तो अगर हम यहाँ से इसका डिटरमिनेंट निकालें, एक्सपेंड कर दें इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग, तो ये आ जाएगा b माइनस 9, फिर यहां से ये आ जाएगा -1, ठीक है, ये आ जाएगा b माइनस 12 और प्लस का 2 आएगा, इसके साथ में हमारा आ जाएगा 3 माइनस 4, और ये कैसा है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहां से थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, 2b माइनस 18 माइनस b प्लस 12 प्लस 6 माइनस 8 एंड ये इक्वल टू कैसा है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो 2b से b हमारा कैंसिल हो गया, ये आ गया b, है ना, माइनस 18, ठीक है, और ये प्लस का 12 है ना, 12 6 18, ये 18 खत्म हो गया, माइनस 8 नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब b नॉट इक्वल टू 8 आ गया, है ना। तो हमारा ये सिस्टम है, इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होगा, जब b की वैल्यू नॉट इक्वल टू 8 आएगी, ठीक है। अब सेम इसी क्वेश्चन के लिए पूछा गया नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, अगर हम सेकंड में बात करें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की, तो नॉन ट्रिवियल के लिए हमें पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी 0, है ना। अभी हम लोगों ने निकाला जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ रही थी वो b माइनस 8 आ रही थी, और ये इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब हमें b इज इक्वल टू क्या चाहिए, 8 चाहिए। तो जब हमारा b इक्वल टू 8 होगा तो ये होमोजीनियस सिस्टम है, उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन निकलेगा, और जब b हमारा नॉट इक्वल टू 8 होगा तो इस सॉल्यूशन का हमारा क्या निकलेगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन निकलेगा। तो ये तो था डिटर्मिनेंट के मेथड से, ठीक है, कि डिटर्मिनेंट का यूज करके हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए हम इसी में अपना रैंक वाला मेथड यूज कर लेते हैं, जरा देखते हैं कि रैंक मेथड से भी क्या सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। तो रैंक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इकेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इकेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने का हमने मतलब बताया था कि इन दोनों को 0 बनाना है और हमें इसको 0 बनाना है, ठीक है। यहाँ पे तो 0 ही चल रहा है, तो यहाँ कोई इश्यू बनेगा नहीं। तो इसको जरा हम जब यहाँ पे 0 बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, R2 को रिप्लेस करा देंगे 2R2 माइनस R1 से, तो ये हमारा हो जाएगा 2 1 2, अब 2 माइनस 2 हो गया 0, 2 माइनस 1 हो गया 1 एंड 6 माइनस 2 हो गया 4, है ना। हमने क्या किया, R2 में 2 से मल्टीप्लाई कराया, ये 2 2 6 हो गया, 2 माइनस 2 हो गया 0, 2 माइनस 1 हो गया 1, 6 माइनस 2 हो गया 4। अब हमें इसको 0 बनाना है तो हम क्या करेंगे, R3 से माइनस करेंगे 2R1 को, तो ये 0 हो गया, 3 माइनस 2 हो गया 1, और ये b माइनस हो जाएगा 4। अब यहाँ पे देखते हैं x y z, और ये हमारा क्योंकि हमारे पे अभी 0 है तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है, तो यहाँ पे हमें ये जरा ऑपरेशंस लिख देते हैं। तो हमने क्या किया था, R2 को रिप्लेस कराया था 2R2 माइनस R1 से, और R3 को रिप्लेस कराया है
R3 माइनस 2R1 से। ठीक, अब इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाने के लिए हम सिंपली क्या करें, R3 से R2 को माइनस कर दें। तो यहां से हमारे पास ये सिस्टम इस तरीके से बन जाएगा कि ये हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट रो हम एज इट इज लिख लेंगे 2 1 2, सेकंड में हम लिख लेंगे 0 1 4। ठीक है, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। अब b माइनस 4 माइनस 4, तो ये हो गया b माइनस 8। यहां पे हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा हमारे पास जीरो है, और ये ऑपरेशन हमने यूज किया बाई R3 को हमने रिप्लेस करा दिया R3 माइनस R2 के साथ। ठीक है, अब ये हमारा इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज बिलो डायगोनल हमारी सारी एंट्री जो है वो जीरो हो गई। ठीक है, अब हम जगह देखें, पहले पॉइंट पे आते हैं। पहला हमारा पॉइंट ये है कि ट्रिवियल सॉल्यूशन। पहला पॉइंट क्या है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द 3, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 3 है हमारे पास। तो इसकी रैंक 3 होने के लिए हमें 3 नॉन जीरो रोज चाहिए। इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अगर हमें 3 नॉन जीरो रोज मिल जाती हैं तो हम कह देंगे कि इसकी रैंक 3 है। अब देखो यहाँ पे ये दो रो तो पहले से नॉन जीरो है, हमें क्या चाहिए, ये वाली रो भी नॉन जीरो चाहिए। तो इस रो में दो एंट्रीज तो पहले से जीरो हो चुकी हैं। अब बचा है b माइनस 8, तो क्या चाहिए हमें, b माइनस 8 नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। नॉन ट्रिवियल के लिए ये अगर जीरो हो गया तो रैंक 2 आ जाएगी, तब तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। तो नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, b नॉट इक्वल टू 8 चाहिए जब ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। सेकेंड में क्या चाहिए हमें, रैंक जो है वो नंबर ऑफ अननोन से कम चाहिए। रैंक हमें कितनी चाहिए, 3 से कम। तो 3 से कम 1 तो मिल ही नहीं सकती, क्योंकि 2 तो पहले से ही नॉन जीरो रो है, मतलब सिर्फ इसी को जीरो कर सकते हैं। तो इसको जीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, b माइनस 8 को जीरो लेना पड़ेगा, यानी b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया अननोन्स फाइंड करने का, अगर सिस्टम ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है या फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमारे सिस्टम के पास जीरो सॉल्यूशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जीरो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू सबकी वैल्यू जीरो है और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे तो वो एक सोल्यूशन होगा। तो जीरो सॉल्यूशन ट्रिवियल सॉल्यूशन में हमने पहले ही बताया था, हमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ना ही हमें उन्हें निकालने के लिए ट्राई करना है, वो ऑलरेडी नोन है कि जीरो 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 है। जब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा तो फिर वो सॉल्यूशन क्या होगा वो हम लोग फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। आज ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स वाला जो टॉपिक होगा वो हम लोग करेंगे। तो होमोजेनियस सिस्टम दिया है, सबसे पहला काम तो हमें यही करना है, हमें क्या करना है, इसको ax इज इक्वल टू बी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है ना, चलिए इसको ax इज इक्वल टू बी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्या बन जाएगा ये 1 1 4 5 1 माइनस 2 1 माइनस 7 माइनस 2 1 माइनस 5 2 3 माइनस 1 8 एंड माइनस 1। और यहाँ पे x y z w और यहाँ पे आ जाएगा इसके पास 0 0 0 0। ठीक है, ये इसका x इक्वल टू बी फॉर्म हो गया। मैंने पहले बताया अगर हमारा फॉर्म जो है वो 3x3 से ग्रेटर है, अगर हमारी मैट्रिक्स जो है वो 3x3 से ग्रेटर आती है तो हम लोग यूजुअली रैंक मेथड का यूज करेंगे। चलिए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ हमें 0 बनाना है, ठीक है, 1 1 माइनस 2 3। तो यहाँ जब 0 बनाएंगे तो 1 माइनस 1 0, माइनस 2 माइनस 1 हो गया माइनस 3, 1 माइनस 2 ये हो गया 3, और माइनस 1 माइनस 3 हो गया माइनस 4। ठीक है, 4 माइनस 1 हो गया 3, 1 माइनस 4 माइनस 1 नहीं, हमें यहाँ 0 बनाना है तो हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करा कर माइनस कराएंगे तो ये हो गया 0। ठीक है, 1 माइनस 4 हो गया माइनस 3, अब माइनस 5 एंड प्लस 8 हो गया है ना, 4 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, माइनस 5 प्लस 8 हो गया 3, 8 माइनस 12, 8 माइनस 12 हो गया माइनस 4। अब इस पे आते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कराएंगे तो ये हो गया हमारे पास
5 माइनस 5 0, -7 -5 ये हो गया -12, है ना, एंड 2 -10 ये हो गया प्लस का 12, एंड -1 -15 तो ये हो गया -16। और यहाँ पे x y z w ये एस्टिस रहेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 0। ठीक है, चलो ऑपरेशन लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, है ना। ऑपरेशन लिखने के लिए हम लोग R2 को हमने रिप्लेस कराया है R2 माइनस R1 के साथ, R3 को हमने रिप्लेस कराया है R3 माइनस 4 R1 के साथ, और R4 को हमने रिप्लेस कराया है R4 माइनस 5 R1 के साथ। ठीक है, यही ऑपरेशन हमने यूज किए। अब हमें क्या करना है, इन पार्ट्स को जीरो बनाना है। ठीक है, तो ये पार्ट तो सिंपली माइनस करने से जीरो हो रहा है। जब हम इस पे आएंगे सेकेंड टाइम तो फर्स्ट रो हम एज इट इज लिखेंगे, सेकेंड को भी हम लोग एज इट इज लिखेंगे। जब हम R3 से R2 को माइनस कराएंगे तो ये जीरो, ये जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। यहां जीरो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R2 4 से मल्टीप्लाई और तब इसको माइनस कराएंगे तो ये पूरा भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे x y z w होगा और यहाँ पे 0 0 0 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जरा हम लोग, ये इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कोई भी हमारे पास ऐसा, है ना, नॉन जीरो नहीं है जो बॉटम में आ रही हो। तो इस तरीके से अगर हम देखें बिलो द डायगोनल, ये हमारा डायगोनल है, इसके बिलो सारी एंट्री जो है वो जीरो हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जरा टास्क ये आता है कि हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम देखें पहली इक्वेशन में, तो पहली इक्वेशन में जो नॉन जीरो एंट्री है वो 1 है, दूसरी इक्वेशन में जो नॉन जीरो एंट्री है वो -3 है। अब थर्ड इक्वेशन में कोई भी नॉन जीरो एंट्री नहीं है और फोर्थ इक्वेशन में भी कोई नॉन जीरो एंट्री नहीं है। ये हमें चेक करना है जब हम गिवन मैट्रिक्स यानी गिवन सिस्टम से जो मैट्रिक्स फॉर्म बनाया था उसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इक्विवेलेंट फॉर्म में जब हमने कन्वर्ट कर लिया तो हमने देखा फर्स्ट रो में फर्स्ट एंट्री नॉन जीरो और सेकंड रो में सेकंड एंट्री नॉन जीरो है। अब जो हमारी फर्स्ट एंट्री है वो एक्चुअली कॉफिशिएंट है x का, और जो सेकंड एंट्री है वो कॉफिशिएंट है y का। बचा हमारे पास क्या है, z और w बच रहे हैं, जिनके लिए हमारे पास कोई नॉन जीरो एंट्री नहीं है, कोई लीडिंग एंट्री नहीं है ना। नॉन जीरो का मतलब लीडिंग एंट्री, किसी भी रो को लीड करने वाली ऐसी नॉन जीरो एंट्री नहीं है जो z और w के रिस्पेक्ट में हो। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे z को k1 और w को k2, दो स्केलर लेट कर लेंगे अपने मन से। ठीक है, अगर हमने z को k1 लेट किया है और w को k2 लेट किया है तो जरा इस इक्वेशन से देखो, जरा इनको इक्वेशन बैक सब्स्टिट्यूशन देखें तो पहली इक्वेशन हमारे पास है -3y + 3z और -4w और ये इक्वल टू 0। हमने z की वैल्यू रखी है k1, तो -3y + 3k1 -4k2 इक्वल टू 0। तो यहां से y की वैल्यू अगर हम लोग निकालने के लिए ट्राई करें तो 3y = आएगा 3k1 -4k2, तो y = आ गया 3k1 -4k2/3। ठीक है, अब हम देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन हमारी है, फर्स्ट इक्वेशन है x + y - 2z + 3w = 0। वापस वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, x + y की वैल्यू है 3k1 - 4, ये k2 रहेगा, k2/3 -2k1 + 3k2 = 0 आ गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इधर जरा मैं रफ कर दे रहा हूं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम यहां से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे x की वैल्यू आएगी जरा देख लेते हैं। ये हो जाएगा x प्लस, है ना, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो 3k1 - 4k2 और ये हो जाएगा -6k1 + 9k2/3 = 0। तो यहां से x = जाएगा -3k1 मतलब 3k1 आ जाएगा, +5k2 मतलब -5k2 आ जाएगा और अपॉन। सो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने x1 x y z और w की वैल्यू निकाल ली, है ना, बाय यूजिंग द बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमने x की वैल्यू क्या निकाली, x की वैल्यू निकाली 3k1 - 5k2/3, y की वैल्यू 3k1/3 - 4k2/3, z हमने पहले k1 लेट किया था, w को हमने k2 लेट किया था। अब अगर हम अपने वेक्टर की बात करें तो हमारा वेक्टर किस तरीके से था, हमारा वेक्टर था x y z और w,
अगर हम इस वेक्टर में अपने एक्स वाई जेड की वैल्यू रखें तो एक्स हमारा क्या आ जाएगा 3k1/3 माइनस 5k2/3, ये आ जाएगा 3k1/3 माइनस 4k2/3, और ये z हमारा हो जाएगा, z हमारा k1 है तो यहाँ पे हमारा k1 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा k2 आ जाएगा। ठीक, ये तो आ गया हमारा x है ना, ये हमारा वेक्टर आ गया जो क्या करेगा, इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें दो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन चाहिए इसके। दो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे तो हमारा x बन जाएगा, मतलब सेपरेट का मतलब k1 वाले टर्म्स को एक साथ कर लेंगे, k2 वाले को एक साथ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3k1/3 मतलब k1 आ गया, ये भी k1 आ गया और ये k1 आ गया और ये 0 आ गया, प्लस यहां से क्या आ जाएगा -5/3k2 आ गया और ये आ गया -4/3k2 और ये यहां पे आ गया 0 और यहां पे आ गया k2। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं यहाँ पे लेट k1 को एक बार 1 लेट कर ले, k2 को 0 लेट कर ले, तो हमें एक सोल्यूशन मिल जाएगा x1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1 1 1 0। ठीक है, जब हमने दूसरी बार यहाँ पे लेट किया, k1 को हमने 0 लेट किया और k2 को 1 लेट कर लिया, तो जब k1 को 0 k2 को 1 लेट करेंगे तो ये पार्ट 0 हो गया, ये हमें एक दूसरा सोल्यूशन मिल गया x2, क्या हो गया, ये 5/3 हो गया, 4/3 हो गया, 0 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो x1 और x2 है वो दो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है इस होमोजीनियस सिस्टम के। ठीक, अब ये दो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है, आप लेकिन तुम लोग कहोगे कि सर आपने तो कहा था इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलेंगे, तो इनफाइनाइट नंबर सोल्यूशन का मतलब यहाँ पे ये है कि हमने जो k1 की वैल्यू लेट की है 1 और k2 की वैल्यू यहाँ पे 1 लेट की है, तो ये वैल्यूज हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, k1 के 2 ले लें, k2 0 ले लें, k1 0 ले लें, k2 2 ले लें, हमें एक और सोल्यूशन मिल जाएगा, k1 3 ले लें, k2 0 ले लें, k1 0 k2, इस तरीके से हम क्या है स्केलर चेंज करते रहेंगे, हमें एक न्यू सोल्यूशन मिलते रहेंगे, तो टोटल कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन मिल सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिल सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या है कि दो इंडिपेंडेंट, यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन क्यों आ रहे हैं, दो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन इसलिए आ रहे हैं कि जो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल थे, फ्री वेरिएबल मतलब जो किसी भी इक्वेशन को लीड नहीं कर रहे थे, जिनके लिए नॉन जीरो कोएफिशिएंट नहीं मिल रहा था, मतलब y और z और w, तो z और w दो फ्री वेरिएबल थे, तो जब दो फ्री वेरिएबल होंगे तो क्या मिलेगा हमको दो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। सो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करें इसको। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।